Welcome. Good morning, all DMLT students. तो माइक्रोबायोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन अल्टरनेटिव पाथवे ऑफ कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन या कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। यानी आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के ऊपर। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर दूसरा जो पाथवे होता है अल्टरनेटिव पाथवे, क्लासिकल पाथवे के अलावा उस पाथवे के ऊपर है। क्लासिकल पाथवे में तो डायरेक्ट कैस्केड रिएक्शन चलती है। अल्टरनेट का मतलब होता है कोई डिफरेंट पाथवे, यानी कोई ऑप्शनल पाथवे। तो वो क्या होता है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखिए अल्टरनेटिव पाथवे क्या है कि द एक्टिवेशन ऑफ C3 हैज़ द मेजर रोल इन द कॉम्प्लीमेंट कैस्केड। यानी जो एक्टिवेशन C3 यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के थर्ड कंपोनेंट का जो एक्टिवेशन है उसका मेजर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर? कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की कैस्केड रिएक्शन में, चैन रिएक्शन में। द एक्टिवेशन ऑफ C3 विदाउट हेल्प ऑफ C142 इज नोन एज अल्टरनेटिव पाथवे। यानी C3 यानी तीसरे कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट का एक्टिवेशन बिना किसकी हेल्प के, यानी कंपोनेंट फर्स्ट, फोर्थ और सेकंड की बिना हेल्प के उसका एक्टिवेट होना क्या कहलाता है? अल्टरनेटिव पाथवे कहलाता है। और आपने देखा था क्लासिकल पाथवे में C3 को कौन कन्वर्ट करता है? तो C142 तीनों चीज़ें मिलकर कन्वर्ट करती हैं उसको। उसके अलावा, इनके अलावा कोई और चीज़ एक्टिवेट करे तो उसको क्या बोलते हैं? अल्टरनेटिव पाथवे बोलते हैं। द अल्टरनेटिव पाथवे contributes to antimicrobial डिफेंस विदाउट रिक्वायरिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडीज। यानी अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर क्या होता है कि एंटी माइक्रोबियल यानी जो माइक्रोब्स होते हैं उनके प्रति डिफेंस शो होता है। यानी कोई भी अगर पैरासाइट या फिर बैक्टीरिया अगर कोई ह्यूमन बॉडी में आ जाता है तो उसके अगेंस्ट उसके प्रति डिफेंस शो होता है विदाउट रिक्वायरिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी। और अल्टरनेटिव पाथवे में कोई स्पेसिफिक एंटीबॉडी अटैच नहीं होती, जबकि आपने देखा था कि क्लासिकल पाथवे में एंटीबॉडी अटैच होती है। नेक्स्ट, ए वाइड रेंज ऑफ सब्सटेंस एक्टिवेटर आर नोन टू एक्टिव अल्टरनेटिव पाथवे। यानी काफ़ी सारे सब्सटेंस है, वाइड का मतलब बहुत सारे सब्सटेंस है, एक्टिवेटर हैं जो अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? जैसे एंडोटॉक्सिन हो गया यानी किसी बैक्टीरिया से रिलेटेड, यीस्ट की सेल वॉल हो गई, IgA यानी इम्यूनोग्लोबुलिन A एंटीबॉडी हो गई, एंड द कोबरा विनम फैक्टर यानी कोबरा जो स्नैक होता है उसका जो विनम होता है यानी जहर, उसके जो फैक्टर्स होते हैं वो क्या है? अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो अल्टरनेटिव पाथवे क्या है कि जिसके अंदर C3 यानी C3 को बिना किसी C3 का मेजर रोल होता है कॉम्प्लीमेंट कैस्केड में, और C3 का बिना किसी की हेल्प के यानी कंपोनेंट 1, 4 और 2 की बिना हेल्प के एक्टिवेट होना क्या कहलाता है? अल्टरनेटिव पाथवे कहलाता है। और अल्टरनेटिव पाथवे यानी एंटी माइक्रोबियल्स के प्रति डिफेंस यानी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के प्रति डिफेंस बिना किसी स्पेसिफिक एंटीबॉडी के, यानी अकेले कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के द्वारा डिफेंस करना क्या है? अल्टरनेटिव पाथवे है। और अल्टरनेटिव पाथवे को एक्टिवेट करने वाले बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? एक्टिवेटिव अल्टरनेटिव पाथवे बोलते हैं, जिनके एग्जाम्पल क्या है? एंडोटॉक्सिन है, यीस्ट सेल वॉल है, इम्यूनोग्लोबुलिन A है और कोबरा का विनम फैक्टर है। नेक्स्ट देखिए, द बाइंडिंग ऑफ C3b टू एन एक्टिवेटर इज द फर्स्ट स्टेप इन द अल्टरनेटिव पाथवे। यानी अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होती है कि C3b जो कंपोनेंट होता है उसका एक्टिवेट होना और उसका बाइंड अप होना। नेक्स्ट, C3b इज प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन बट द इन द फ्री स्टेट इट इज रैपिडली इनएक्टिवेटेड बाय द सीरम प्रोटीन फैक्टर H एंड I। यानी C3b जो है सर्कुलेशन के अंदर एक्टिवेट यानी फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट रहता है और वो रैपिडली इनएक्टिवेट होता है किसके द्वारा? सीरम प्रोटीन्स के द्वारा, फैक्टर के द्वारा, H एंड I के द्वारा। इन द बाउंड फ्रॉम C3b इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम सच एज इनएक्टिवेशन। और उन प्रोटीन्स के बाउंडअप पे C3b क्या है? प्रोटेक्टेड रहता है, इनएक्टिवेशन फॉर्म में रहता है। द बाउंड C3b इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन विद प्लाज्मा प्रोटीन फैक्टर B फॉर्मिंग B। यानी जब जो बाउंड C3b जो प्रोटीन है वो मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में इंटरेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है किसके साथ? प्लाज्मा प्रोटीन फैक्टर कैपिटल B के साथ, और क्या फॉर्म कर लेता है? वो क्या बनाता है? C3b कैपिटल B। नेक्स्ट,
द फैक्टर बी पोर्शन ऑफ C3B कॉम्प्लेक्स इज स्प्लिट बाय फैक्टर डी इनटू BA एंड BB। यानी जो फैक्टर बी है उसको स्प्लिट कर देता है क्या, आपके कॉम्प्लेक्स के अंदर जो फैक्टर डी प्रेजेंट होता है वो, और किसके अंदर स्प्लिट करता है, तोड़ता है उसको, तो फैक्टर बी को फैक्टर BA, कैपिटल BA एंड कैपिटल B स्मॉल b के अंदर। तो दो पार्ट में उसको वो क्या है, स्प्लिट कर देता है, तोड़ देता है। तो यानी C3 बाइंडिंग जो है वो क्या है, फर्स्ट स्टेप होता है अल्टरनेटिव पाथवे का, और बाइंड किसके साथ करता है, कैपिटल B के साथ। और C3B नॉर्मल सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट होता है फ्री स्टेट में, और वो इनएक्टिवेटेड रहता है किसके द्वारा, सीरम प्रोटीन्स के द्वारा, H एंड I के द्वारा। और नॉर्मली वो प्रोटेक्शन के द्वारा इनएक्टिवेशन में रहता है। और जब C3B मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में प्लाज्मा प्रोटीन फैक्टर B के साथ जुड़ता है तो वो क्या फॉर्म कर लेता है, C3BB कैपिटल B, और क्या बना लेता है, और जब वो अटैच हो जाता है कॉम्प्लेक्स बना लेता है C3B यानी कैपिटल B, फिर उसके ऊपर D फैक्टर क्या करता है, रिएक्ट करता है, और वो क्या है, जो कैपिटल B है उसको डिवाइड कर देता है दो पोर्शन में, यानी कैपिटल B स्मॉल a एंड कैपिटल B स्मॉल b। फिर आगे की कैस्केड रिएक्शन चलती है। नेक्स्ट देखिए, कैपिटल B स्मॉल b फ्रैगमेंट बाइंड टू C3B फॉर्मिंग C3BB। यानी कैपिटल B स्मॉल b जो फ्रैगमेंट बना है D के स्प्लिट करने के बाद वो C3B कॉम्प्लीमेंट के साथ अटैच हो जाता है और क्या फॉर्म कर लेता है, C3 कैपिटल B स्मॉल b। दिस C3 कैपिटल B स्मॉल b इज C3 कन्वर्टेज ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे। यानी ये जो फॉर्म में बनी है C3B और स्मॉल b, ये क्या है, C3 कन्वर्टेज है। जैसे क्लासिकल पाथवे में आपका C3 कन्वर्टेज क्या था, C कॉम्प्लीमेंट 142 जो था वो क्या था, C3 कन्वर्टेज था। लेकिन अल्टरनेटिव पाथवे में आपका जो C3 कन्वर्टेज होता है वो क्या होता है, C3 कैपिटल B और स्मॉल b होता है अल्टरनेटिव पाथवे में। नेक्स्ट, C3 कन्वर्टेज स्प्लिट मोर C3 टू C3A एंड C3B। और जो C3 कन्वर्टेज है यानी C3 कैपिटल B स्मॉल b, वो C3 को दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देता है, तीसरे कंपोनेंट को C3 यानी कॉम्प्लीमेंट 3A और कॉम्प्लीमेंट 3B। द न्यूली फॉर्म्ड C3B बाइंड मोर फैक्टर B। और जो C3B नया फॉर्म हुआ है वो नए बाइंडिंग फैक्टर को बाइंड कर लेता है, कैपिटल B फैक्टर को बाइंड कर लेता है, ताकि आगे क्या अल्टरनेटिव पाथवे कंटिन्यू रहे, यानी वो C3 कन्वर्टेज को फॉर्म कर सके। और द अल्टरनेटिव पाथवे देन प्रोसीड विद C3 टू C9 इन द सिमिलर वे एज दैट अकर इन द क्लासिकल पाथवे। और उसके आगे का जो पाथवे है, कैस्केड रिएक्शन है, वो कैसे चलती है, C3 के एक्टिवेट होने के बाद तो वो सेम चलती है क्लासिकल पाथवे के जैसे। यानी C3 फिर एक्टिवेट करता है C5 को, और C5 के साथ क्या अटैच हो जाते हैं, C6 और C7, और वो दोनों क्या करते हैं, सेल को बाइंड अप कर लेते हैं, सेल मेम्ब्रेन को पकड़ लेते हैं और सेल को ससेप्टिबल कर देते हैं किस चीज़ के लिए, लाइसिस के लिए। और सेल की जो लाइसिस है वो कौन से कंपोनेंट करते हैं, तो C8 और C9 जो कंपोनेंट है क्लासिकल पाथवे में या अल्टरनेटिव पाथवे में, वो दोनों ही कंपोनेंट क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर सेल को लाइज करते हैं, उसका ब्रेक डाउन करते हैं, यानी टारगेट सेल के अंदर 100 एंगस्ट्रॉम का क्या फॉर्म कर देते हैं, होल फॉर्म कर देते हैं, जिससे वो टारगेट सेल क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है। यानी अल्टरनेटिव पाथवे में जो कॉम्प्लीमेंट डी है वो क्या स्प्लिट कर देता है बी फॉर्म को, यानी कैपिटल बी स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी। और जो कैपिटल बी स्मॉल बी फ्रेगमेंट है वो C3B के साथ अटैच हो जाता है, क्या फॉर्म कर लेता है, C3 कैपिटल बी स्मॉल बी। और ये जो फ्रेगमेंट है C3 कैपिटल बी स्मॉल बी वो क्या है, C3 कन्वर्टेज है अल्टरनेटिव पाथवे का। और ये C3 कन्वर्टेज क्या कर देता है, C3 को स्प्लिट कर देता है दो कंपोनेंट में, C3 और C3B में। आगे की रिएक्शन कैसी चलती है, क्लासिकल पाथवे की जैसी। नेक्स्ट देखिए कि सबसे पहले क्या है, C3B है, स्मॉल b है किसके अंदर, सर्कुलेशन के अंदर। जो फ्री C3B इनएक्टिवेटेड बाय फैक्टर H एंड I, यानी फ्री
C3 स्मॉल बी जो फैक्टर होता है वो इनएक्टिवेटेड रहता है कौन सी प्रोटीन के द्वारा, H एंड I के द्वारा। एक्टिवेटर एग्जाम्पल क्या लिया गया यहाँ पे, एक्टिवेटर जो एक्टिवेट कर देगा C3 एंडोटॉक्सिन, जिसके बाद क्या है C3b किसके साथ बाउंड अप हो गया, मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंस में फैक्टर कैपिटल बी के साथ, जिससे क्या बना आपका फैक्टर C3 स्मॉल बी कैपिटल बी। फिर क्या डी फैक्टर आया, उसने क्या फॉर्म कर दिया कि कैपिटल बी जो है उसको दो पोर्शन में डिवाइड कर दिया, यानी कैपिटल बी स्मॉल ए और कैपिटल बी स्मॉल बी, जिसके अंदर से कैपिटल बी स्मॉल बी ने क्या ज्वाइन कर ली, कैस्केड रिएक्शन, जिससे क्या बना आपका C3 स्मॉल बी कैपिटल बी स्मॉल बी, जिसको क्या बोलते हैं अपन C3 कन्वर्टेज बोलते हैं। फिर क्या हुआ, C3 कन्वर्टेज ने C3 यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के तीसरे कंपोनेंट पे रिएक्ट किया, जिससे क्या बन गया C3a और C3b बन गया, जिससे C3b किस में चल गया, कैस्केड रिएक्शन में चल गया। आगे की कैस्केड रिएक्शन आपको खुद कंप्लीट करनी है, जैसे क्लासिकल पाथवे में जो रिएक्शन थी C3b के बाद, जैसे C5 आता है और C5 क्या है टूट जाता है, फिर आगे किसके अंदर 5A और 5B में, जिसके अंदर 5B कैस्केड रिएक्शन को ज्वाइन कर लेता है और 5B के साथ क्या अटैच हो जाता है 6 और 7, और 5, 6, 7 जो कॉम्प्लीमेंट है कंपोनेंट का वो क्या करता है सेल मेम्ब्रेन को अटैच कर लेते हैं और उसको ससेप्टिबल करते हैं किस चीज़ के लिए, लाइसिस के लिए, ब्रेकडाउन के लिए। और उसके बाद में जो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के अंदर कंपोनेंट C8 और 9 है वो दोनों क्या कर देते हैं, सेल को लाइज कर देते हैं, उसके अंदर 100 एंगस्ट्रॉम का क्या है होल प्रोड्यूस कर देते हैं। तो यहाँ पे जो लास्ट में C3b है उसके आगे की जो कैस्केड रिएक्शन है वो किसके सिमिलर है, किसके जैसी है, तो क्लासिकल पाथवे की जैसी है, वो आपको कंप्लीट करनी है। और जो C3a है वो क्या होता है, कीमोटैक्टिक और एनाफाइलेटॉक्सिक एक्टिविटीज़ होती हैं उसकी। तो इस तरीके से क्या कंप्लीट होता है आपका अल्टरनेटिव पाथवे। और यहाँ तक आपका जो फॉर्म है यानी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कंप्लीट हो चुका है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में दो क्वेश्चन बनते हैं, या तो क्लासिकल पाथवे के ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है या अल्टरनेटिव पाथवे पे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे एंटीजन एंटीबॉडीज रिएक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जिसके अंदर एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन और एलाइजा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से अगर एंटीजन्स में देखें तो क्या है, कंप्लीट एंटीजन और हैप्टेंस या फिर एंटीजेनिसिटी यानी एंटीजन के यूनिट है वो क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एंटीबॉडीज़ की स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखिए नया टॉपिक क्या है इम्यूनिटी में, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, यानी इम्यून सिस्टम की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसकी संरचना कैसी होती है। तो लिम्फोइड सिस्टम क्या होता है, किसका बना होता है, लिम्फोइड सेल्स का। और लिम्फोइड सेल्स कौन सी होती है ह्यूमन बॉडी के अंदर, एक तो लिम्फोसाइट होती है जो वाइट ब्लड सेल का पार्ट है, और दूसरी क्या होती है प्लाज्मा सेल। और लिम्फोसाइट के अंदर आपको पता है दो सेल होती है, एक तो बी सेल और दूसरी टी सेल, यानी बोन मैरो, और दूसरी थाइमस से रिलेटेड। नेक्स्ट है लिम्फोइड ऑर्गन। लिम्फोइड ऑर्गन जो लिम्फोइड सेल को फॉर्म करते हैं, तो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन यानी मुख्य लिम्फोइड ऑर्गन कौन से है जो सेल को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले है थाइमस यानी टी से रिलेटेड, दूसरा है बर्सा ऑफ फैब्रिकस इन बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर क्या होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस होता है। और बोन मैरो इन मेमल्स, मेमल्स के अंदर कहाँ पे बनती है सेल, बोन मैरो के अंदर। और आपने देखा होगा लिम्फोसाइट वगैरह सेल्स किस में बनती है, बोन मैरो के अंदर बनती है। ल्यूकोपोइसिस पढ़ी होगी वाइट ब्लड सेल का फॉर्मेशन DMLT फर्स्ट ईयर में, तो वहाँ पे देखा होगा कि किस तरीके से वाइट ब्लड सेल बोन मैरो के अंदर फॉर्म होती है और उसके अंदर लिम्फोसाइट किस तरीके से बनती है। तो लिम्फोइड सिस्टम में लिम्फोइड सेल कौन सी है, एक तो लिम्फोसाइट है और दूसरी है प्लाज्मा सेल। और लिम्फोइड ऑर्गन कौन से हैं, जो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन यानी लिम्फोइड सेल को फॉर्म करते हैं, बनाते हैं। तो थाइमस हो गया, बर्सा ऑफ फैब्रिकस हो गया बर्ड्स के अंदर, और बोन मैरो इन मेमल्स, मेमल्स में क्या हो गया बोन मैरो हो गया। नेक्स्ट देखिए पेरिफेरल या सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन से होते हैं, जिनमें क्या है एंटीबॉडीज़ वगैरह प्रिपेयर होती हैं फंक्शन करने के लिए। तो एक स्प्लीन हो गया यानी जिसमें RBC का ब्रेकडाउन होता है, लिम्फ नोड्स होगी यानी लसिका के जो नोड्स होते हैं,
या फिर म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू यानी MALT हो गया, जिसके अंदर क्या है एंटीबॉडीज या फिर लिम्फोइड सेल प्रिपेयर होती हैं इम्यून सिस्टम का वर्क करने के लिए, फंक्शन करने के लिए। या फिर लिम्फोइड टिश्यू हो गया इन गट्स के अंदर, लंग्स के अंदर और लीवर के अंदर। यानी लिम्फोइड टिश्यू कहाँ पे होता है, गट्स के अंदर हो सकता है, लीवर के अंदर हो सकता है और लंग्स में हो सकता है। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। तो द स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स टू एन एंटीजन कैन बी टू टाइप। यानी स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है जो किसी चीज़ को जो विरोध है वो क्या है, एक स्पेसिफिक दो प्रकार का होता है एंटीजन के लिए इम्यून सिस्टम में। सबसे पहले क्या है ह्यूमोरल एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी या तो ह्यूमोरल बोलते हैं उसको या फिर एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं HMI और AMI। यानी शॉर्ट के अंदर क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि HMI और AMI क्या है। और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिस्टम के अंदर से मोस्टली शॉर्ट के अंदर ही क्वेश्चन आता है, कोई लॉन्ग टर्म का क्वेश्चन नहीं बनता। तो देखिए इट इज़ मीडिएटेड बाय एंटीबॉडीज विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्लाज्मा सेल। यानी HMI और AMI जो है वो कहाँ पे बनती है, वो एंटीबॉडीज़ के द्वारा इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जाता है, एंटीबॉडी के द्वारा एंटीजन को किल किया जाता है। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो किसके अंदर बनती है, प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, प्लाज्मा सेल्स के अंदर। तो पेरिफेरल या सेकेंडरी ऑर्गन कौन से हैं जो एंटीबॉडीज़ को प्रिपेयर करते हैं फंक्शन करने के लिए, तो जैसे स्प्लेन हो गया, लिम्फ नोड हो गया, सेकंड क्या है म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू हो गया यानी माल्ट बोलते हैं जिसको शॉर्ट के अंदर, लिम्फोइड टिश्यू इन गट्स के अंदर, लंग्स के अंदर, लिवर में हो गया। और इम्यून सिस्टम के टाइप क्या हैं, तो मोस्टली एंटीजन को इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के लिए दो प्रकार की इम्यूनिटी होती है, एक तो ह्यूमोरल और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है फर्स्ट टाइप की जो HMI और AMI जिसको बोलते हैं, जो एंटीबॉडीज़ के द्वारा बनाई जाती है, एंटीबॉडीज़ के द्वारा इम्यून रिस्पॉन्स शो किया जाता है जिसके अंदर। और ये जो एंटीबॉडीज़ हैं यानी IgG, IgM, IgA, IgD, IgE आपने पढ़ लिया है पीछे एंटीबॉडीज़ के लेक्चर में, वो प्रोड्यूस कहाँ पे की जाती है, किसके द्वारा, प्लाज्मा सेल के द्वारा। यानी HMI जो इम्यून रिस्पॉन्स है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स के द्वारा। नेक्स्ट देखिए सेकंड टाइप की एंटीबॉडीज, सेकंड टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स कौन सा है, तो द सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। यानी जो सेल्स के द्वारा मीडिएट की जाती है, बनाई जाती है इम्यूनिटी, वो क्या है, इट इज मीडिएटेड बाय सेंसिटाइज लिम्फोसाइट। यानी ये जो इम्यूनिटी है वो किसके द्वारा बनाई जाती है, लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा बनाई जाती है, लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा सेंसिटाइज की जाती है। नेक्स्ट देखिए द सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन आर स्ट्रक्चर इन विच प्रिकर्सर लिम्फोसाइट प्रोलिफेरेट, डेवलप एंड बिकम इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट। यानी जो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन होते हैं वो एक स्ट्रक्चर है इन विच यानी जिसमें प्रिकर्सर्स यानी पहले की सेल कौन सी, लिम्फोसाइट की प्रोलिफेरेट डेवलप होती है, यानी अपरिपूर्ण तरीके से डेवलप होती है। यानी उनके डेवलपमेंट की जो फेज़ है वो किसके अंदर होती है, यहीं पे तैयार होती है। एंड बिकम इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट, और इम्यूनोलॉजिकल कंपोनेंट के रूप में वो तैयार हो जाती है, कंपिटेंट के रूप में। आफ्टर एक्वायरिंग इम्यूनोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ द लिम्फोसाइट माइग्रेट टू पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन्स। और जब उनमें इम्यूनोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ आ जाती है, इम्यून रिस्पॉन्स को शो करने की कैपेबिलिटीज़ आ जाती है, योग्यता आ जाती है उन एंटीबॉडीज़ के अंदर, तो उनको कहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो लिम्फोसाइट्स के अंदर माइग्रेट कर जाती हैं पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में। यानी सेकेंडरी जो लिम्फोइड ऑर्गन्स थे उनमें क्या है, वो माइग्रेट कर जाती हैं, और जो तैयार कहाँ पे होती है, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन में। वेयर एप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स अकर व्हेन एक्सपोज टू एन एंटीजन। और जब वो चीज़ यानी पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन किसी एंटीजन के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वहाँ पे क्या एक अच्छा एप्रोप्रिएट यानी प्रॉपर अच्छे तरीके से, अच्छे वे में आपको एक इम्यून रिस्पॉन्स शो होता है, एक्सपोज होता है एक एंटीजन के लिए। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या है कि ये लिम्फोसाइट सेल्स के द्वारा सेंसिटाइज की जाती है, बनाई जाती है। और लिम्फोइड ऑर्गन जो है वो प्रिकर्सर लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं उनको प्रोलिफेरेट डेवलप करते हैं अच्छे तरीके से। उनकी पहले की जो डेवलपमेंट फेज़ है, डेवलपमेंट से पहले की, वो किस में चलती है, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन में, यानी डेवलप होती है उसमें। और वो इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट
के रूप में तैयार हो जाती है, यानी इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के लिए तैयार हो जाती है। आफ्टर एक्वायरिंग इम्यूनोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़, जब उनमें अच्छे तरीके से इम्यूनोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं तो वो लिम्फोसाइट कहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं, पेरिफेरल लिम्फोइड ऑर्गन में, यानी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में, और जहाँ पे वो अच्छे तरीके से इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं जब वो एंटीजन के कांटेक्ट में आ जाती हैं। और सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन से हैं, तो स्प्लीन हो गया, जैसे लिम्फ नोड हो गया, ठीक है, माल्ट हो गया, नेक्स्ट म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और क्या है लीवर, लंग्स, और क्या है उनके गट्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। यानी जैसे लीवर में कुफर सेल होगी, वो लिम्फोसाइट से रिलेटेड है, जो खुद लीवर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। एग्जाम्पल देखें तो नेक्स्ट देखिए सेल्स ऑफ लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है 10 नंबर का कि लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम क्या होता है। तो दीज कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल सेल, यानी जो लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम है वो किससे बना होता है, स्ट्रक्चरल सेल से बना होता है। और स्ट्रक्चरल सेल कौन सी है, रेटिकुलम सेल होगी, एंडोथीलियल सेल होगी और फाइब्रोब्लास्ट होगी, एंड इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट सेल। और साथ में क्या इन्वॉल्व रहती है स्ट्रक्चरल सेल के साथ लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम में, तो इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट सेल प्रेजेंट रहती है, जैसे लिम्फोसाइट, प्लाज्मा सेल और मैक्रोफेज यानी मोनोसाइट। नेक्स्ट, इन द सर्कुलेटिंग ब्लड अबाउट 70% लिम्फोसाइट आर टी लिम्फोसाइट यानी टी फॉर थाइमस, 20% बी लिम्फोसाइट यानी बी फॉर बोन मैरो, एंड 10% नुल सेल्स। यानी जो सर्कुलेटिंग ब्लड होता है ह्यूमन बॉडी में, उसमें 70% लिम्फोसाइट्स कौन सी होती हैं, टी लिम्फोसाइट, मतलब थाइमस से रिलेटेड सेल होती हैं जो एंटीबॉडी फॉर्म करने को स्टिमुलेट करती हैं। दूसरा 20% क्या होती हैं, बी लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडी को फॉर्म करती है, बनाती है, यानी बोन मैरो के अंदर। और क्या होती है, एंड नल सेल यानी 10%। नेक्स्ट लेक्चर में अपन इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, टी लिम्फोसाइट के बारे में, बी लिम्फोसाइट के बारे में और नल सेल्स के बारे में। तीनों को अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिए, लिम्फोसाइट विच आर एजुकेटेड बाय द सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन बिकम इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट सेल। और लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं, वो एजुकेट की जाती हैं किसके द्वारा, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन के द्वारा, यानी उनको इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट बनाया जाता है सेल्स, यानी इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के लिए उनको तैयार किया जाता है। उनकी ट्रेनिंग किस में होती है, सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन्स के अंदर होती है, जो क्या है, बोन मैरो है मैमल्स के अंदर। तो लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम दो प्रकार की सेल से कंसिस्ट हुआ, एक तो स्ट्रक्चरल सेल जैसे रेटिकुलम सेल्स होगी, एंडोथेलियल सेल्स होगी, फाइब्रोब्लास्ट, और दूसरा इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट सेल्स, जो जिसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट होगी, प्लाज्मा सेल होगी और मैक्रोफेज होगी। और सर्कुलेटिंग ब्लड के अंदर 70% लिम्फोसाइट कौन सी होती है, टी लिम्फोसाइट यानी टी फॉर थाइमस, 20% होती है बी लिम्फोसाइट, बी का मतलब है बोन मैरो या फिर बर्सा बर्ड्स के अंदर, और 10% क्या होती है, नल सेल्स होती हैं। नल सेल्स में दो प्रकार की सेल होती है, एक तो नेचुरल किलर सेल और एक किलर सेल। जो नेक्स्ट लेक्चर में इन तीनों चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टी लिम्फोसाइट को, बी लिम्फोसाइट को और नल सेल्स को। नेक्स्ट देखिए, लिम्फोसाइट विच आर एजुकेटेड बाय द सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन, यानी लिम्फोसाइट्स को और एजुकेट कहाँ किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, तो सेंट्रल लिम्फोइड ऑर्गन में, यानी जहाँ पे वो बनती हैं वहाँ पे उनको इम्यूनोलॉजिकल कम्पिटेंट सेल्स तैयार किया जाता है, बनाया जाता है इम्यून रिस्पॉन्स शो करने के लिए। नेक्स्ट देखिए, दे सर्व द फॉलोइंग फंक्शन। और ये जो लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम है, यानी ये जो लिम्फोइड सेल है, वो नीचे लिखे गए फंक्शंस को सर्व करती हैं। तो रिकॉग्निशन ऑफ एंटीजन, यानी एंटीजन की आइडेंटिफिकेशन करती है, उसको पहचानती है। रिकॉग्निशन का मतलब उसको पहचानना। स्टोरेज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, यानी इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी को स्टोर करती है, यानी अगर वापस किसी उसी एंटीजन का इन्फेक्शन होता है तो उसको याद रखती हैं, उसके लिए जो प्रिपेयर एंटीबॉडीज़ हैं उनको भेजती हैं उससे फाइट के लिए, यानी रिमेंबर का फंक्शन होता है इनका। और इम्यून रिस्पॉन्स टू एंटीजन, और एक एंटीजन के लिए एक इम्यून रिस्पॉन्स शो करती हैं उसको किल करने के लिए। तो ये RRR का काम करती है, यानी रिकॉग्निशन का, रिमेंबर का और रिस्पॉन्स का। रिकॉग्निशन मीन्स आइडेंटिफिकेशन, रिमेंबर मीन्स उनमें मेमोरी प्रेजेंट होती है, वापस अगर एंटीजन का इन्फेक्शन होता है तो उसको जल्दी डिस्ट्रॉय किया जाता है, और रिस्पॉन्स मीन्स उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया करती है। द नेचर ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ सेल स्टिमुलेटेड, और इम्यून रिस्पॉन्स का जो
डिपेंड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो सेल स्टिमुलेटेड के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी टाइप की सेल स्टिमुलेट हुई है। यानी कि अलग अलग टाइप्स की सेल होती हैं, वो अलग अलग तरीके से अलग अलग वे के अंदर फंक्शन करती हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है कि टी लिम्फोसाइट इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, बी लिम्फोसाइट शो कर रही है, या फिर नल सेल्स शो कर रही है। तो लिम्फोरेटिकुलर सिस्टम क्या फंक्शन करता है, एंटीजन को रिकॉग्निशन करने का काम करता है, उसके लिए मेमोरी स्टोर करता है, और इम्यून रिस्पॉन्स को शो करता है एक एंटीजन के लिए, जिसके लिए अंदर ट्रिपल आर का काम है, रिकॉग्निशन, रिमेंबर और रिस्पॉन्स का। और जो इम्यून रिस्पॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करता है कि जिस टाइप के सेल इम्यून को रिस्पॉन्स शो कर रही है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में अपन लिम्फोसाइट सेल्स देखेंगे, जिसके अंदर क्या क्या है, तो टी लिम्फोसाइट सेल है, बी लिम्फोसाइट सेल्स है और नल सेल्स है। उनके अलग अलग टाइप देखेंगे, उनके अलग अलग फंक्शन देखेंगे, किस तरीके से वो फंक्शन करती है, किस तरीके से वो इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, किस तरीके से वो जो टारगेट सेल है एंटीजन से उनको किल करती है, यानी ह्यूमन बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करती है, इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। यानी उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अपन। थैंक्स टू ऑल।